हेलो दोस्तों, मैं सुल्तान सिंह मान आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो सीरीज पर। हम आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और देखेंगे केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच होती हैं। सिंपली आप केमिस्ट्री की तीन ब्रांचें पढ़ते हैं। एक होती है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहा मैंने? केमिस्ट्री की तीन ब्रांचें हैं। एक होती है इनऑर्गेनिक, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है फिजिकल। हम पहले डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि इसमें हम पढ़ेंगे पहले आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्यों पढ़ते हैं, उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो तत्व है उनका अरेंजमेंट हमें याद हो जाएगा, उनकी जो तत्व उपस्थित कहाँ पर है उनको याद हो जाएगा, कौन सा तत्व किस ब्लॉक में उपस्थित है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी, और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका हम अध्ययन कर लेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को ही हम आवर्त सारणी बोलते हैं। हम देखेंगे कि इससे आवर्त सारणी का निर्माण कैसे हुआ और किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन। क्या पढ़ेंगे हम? अब इस आवर्त सारणी के बारे में जिस वैज्ञानिक ने इसमें योगदान दिया उन वैज्ञानिकों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जो आज हम मॉडर्न आवर्त सारणी पढ़ते हैं उससे आवर्त सारणी का विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल। पहले जब तत्व बहुत कम थे उस टाइम कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनमें योगदान किया, और जो आज हम जो 118 तत्व पढ़ते हैं और इनको जो व्यवस्थित तरीके से जचा रखा है वो किस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया। पहले जब स्टार्टिंग में कम तत्व थे उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, तो हम पहले पढ़ते हैं इसमें इसका क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में किन वैज्ञानिक ने पहले इसमें योगदान दिया उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। यानी कि फर्स्ट वो वैज्ञानिक जिसने तत्वों को व्यवस्थित तरीके से दर्शाने का काम किया उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वैज्ञानिक है लेवोसियर का वर्गीकरण, या हम बोल सकते हैं लेवोसियर क्लासिफिकेशन। ये वो साइंटिस्ट है जिसने पहली बार तत्वों को व्यवस्थित तरीके से दर्शाने का काम किया या वर्गीकृत करने का काम किया। इन्होंने सिंपली जब स्टार्टिंग में बहुत कम तत्व खोजे गए थे उस टाइम तत्वों को इन्होंने सिंपली दो भागों में बांटा। यानी कि इन्होंने तत्व या एलिमेंट को दो भागों में बांटा। एक है धातु और एक है अधातु। धातु को बोलते हैं मेटल और अधातु को बोलते हैं हम नॉन मेटल। अब इन्होंने बताया कि धातु कौन से होंगे, अधातु कौन से होंगे। तो इन्होंने सिंपली बात बताई कि धातु वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या डोनेट करते हैं। क्या कहा इन्होंने कि धातु वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे या डोनेट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपली एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम से जैसे ही सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे लिथियम है।
लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप पर क्या चार्ज, कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम सिंपल सी बात ऐसे कर सकते हैं कि तो धातु हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब जो धातु है या नॉन मेटल है, इनके बारे में इन्होंने क्या बताया इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। क्या कहा इन्होंने, जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। एग्जाम्पल के तरफ समझते हैं कौन से ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का नेगेटिव चार्ज आ गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ग्रहण करने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम सिंपली ये बात बोल सकते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो मेटल होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटने का जो व्यवस्थित तरीका है वो बताया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और एक तीसरा प्रकार का तत्व और खोजा गया, वो था उपधातु या मेटलॉइड। इन्होंने क्या किया, तत्वों को इन्होंने सिर्फ दो भागों में बांटा, यानी कि एक हो गया इनके लिए मेटल, एक हो गया नॉन मेटल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक तीसरा प्रकार का तत्व और आया, वो है उपधातु या आप मेटलॉइड बोल सकते हैं। ये जो उपधातु था या जो मेटलॉइड्स है, इनमें जो मेटल है इसके गुण भी पाए जाएंगे और जो नॉन मेटल है इसके गुण भी पाए जाएंगे। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस मेटल के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो नॉन मेटल है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। और जो उपधातु हैं या मेटलॉइड में, इनमें इन दोनों के गुण पाए जाएंगे। किस प्रकार पाए जाएंगे, अगर हम ये उपधातु है इसको मेटल के साथ यूज करते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो ये नॉन मेटल है इसके साथ अगर हम उपधातु का उपयोग करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दोनों के गुण आ गए इसमें, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो ये जो तीसरा प्रकार का जो तत्व खोजा गया था, इस कारण इसका जो नेम था वो फेल हो जाता है। आगे जाकर और वैज्ञानिक आए जिन्होंने इन आवर्त को व्यवस्थित तरीके से जचाने का काम किया, वो वैज्ञानिक है लेवोसियर। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि तत्वों को व्यवस्थित तरीके से जचाने के लिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है डोबेराइनर। कौन सा है, डोबेराइनर। दूसरा साइंटिस्ट है डोबेराइनर का तिरकनियम, या आप इसको बोल सकते हैं डोबेराइनर ट्राइड रूल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समान गुणों वाले जो तत्व थे उनका तीन तीन का समूह बनाया। क्या किया इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों का तीन तीन का समूह बनाया। इन जो तीन तीन का समूह है इनको बोलते हैं हम त्रिक। क्या बोलते हैं, त्रिक, या हम कह सकते हैं इसी को ट्राइड। क्या किया इन्होंने जो समान गुण थे उन तीन तीन तत्वों का समूह बनाया, और इन तीन तीन समूह के बोलते हैं हम त्रिक या ट्राइड। आगे उन्होंने क्या कहा कि इन तीन तीन में जो मध्य वाला तत्व है, अगर इसका आपको मान प्राप्त करना है तो किस प्रकार करोगे, आपका जो प्रथम तत्व है और जो तृतीय तत्व है इसका औसत निकालते हैं, तो जो मध्य वाला तत्व उसका मान होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने, जब मध्य वाले तत्व का आपको मान प्राप्त करना है या परमाणु भार ज्ञात करना है
तो वह परमाणु भार प्रथम तत्व व तृतीय तत्व का परमाणु भार का औसत होगा। क्या कहा? आप जब मध्य वाले तत्व का मान प्राप्त करोगे तो आपका जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है उन दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग दोगे तो आपका जो मध्य वाला तत्व है उसका परमाणु भार आ जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम, इन 3 तत्वों का इन्होंने समझ लिया और इसका परमाणु भार जो इसने जो नियम दिया था उससे पहले इनका परमाणु भार ज्ञात था और उन्होंने देखा कि वास्तविक तौर पर जो ये बीच वाला तत्व है यही रहेगा या इसकी जगह कोई दूसरा तत्व उपस्थित रहेगा। तो इनका परमाणु भार है इसका 7, इसका 23, इसका 39। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो मध्य वाला तत्व है इसका परमाणु भार आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। जो प्रथम तत्व और जो तृतीय तत्व है इनका कैलकुलेट करके देखते हैं। 7 + 39/2, जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 46 होगा अपॉन 2 और इसका जो मान होगा वो 23। तो इनका जो मान यह नेम था वो यही कह रहा था कि आपको जब 3 तत्व ले रहे हो और जो मध्य वाला तत्व है, जो फर्स्ट और जो थर्ड है, इनको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो मध्य वाला तत्व है उसका मान प्राप्त होना चाहिए। अगर इसका मान प्राप्त नहीं होता, अगर कुछ और वैल्यू आते हैं तो इनके बीच में कोई और तत्व उपस्थित हो सकता है। लेकिन जब इन्होंने कैलकुलेट करके यही मान प्राप्त कर लिया तो इन्होंने कहा कि इनके बीच में सिर्फ यही तत्व रहेगा, इनके अलावा दूसरा तत्व इनके बीच में नहीं आ सकता। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है और बेरियम है। कैल्शियम का परमाणु भार 40, इस बेरियम का परमाणु भार 137। इनको दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जब इस मध्य वाला का मान प्राप्त हो जाएगा, इनको कैलकुलेट करेंगे 40 + 137/2। जब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो 177/2 तो 88.5, यानी कि जो ये मध्य वाला तत्व है इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मान लगभग 88 होता है। तो इसका नेम फुल हो रहा है यहाँ पर यानी कि इनके बीच में सिर्फ जो ये तत्व उपस्थित है स्ट्रांसियम यही उपस्थित होगा, इनके अलावा आपको और तत्व नहीं मिलेंगे इनके। और हम आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं इनमें भी इन तत्वों का अरेंजमेंट भी ऐसे ही मिलेगा। जब आप फर्स्ट ए एलिमेंट पढ़ोगे, फर्स्ट ए ग्रुप पढ़ोगे, उनमें जो तत्व आपको ये उपस्थित मिलेंगे, यानी कि सारणी को जब देखोगे तो इनमें जो तत्वों का अरेंजमेंट है सेम टू सेम आपको ऐसे ही मिलेगा। और सेकंड ए एलिमेंट की जब आप वहां पर उपस्थिति देखोगे तो आपको ये तत्व ऐसे के ऐसे वहां पर आपको उपस्थित मिलेंगे। और एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा आपके सामने। जैसे इन्होंने आगे लिया कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उस टाइम में इसका परमाणु भार ज्ञात था। इसका क्लोरीन का परमाणु भार था 35.5 और इसका जो एटॉमिक मास था 127 और इसका एटॉमिक भार उस टाइम में ज्ञात था, यानी कि आप एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसका समथिंग 80 था। अब जांच करके देखते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मान है एग्जैक्ट यही आएगा, इसके लगभग आएगा, इनके आसपास आएगा। यानी कि जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे 35.5 + 127/2, जब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो 162.5/2, जब कैलकुलेट करने के बाद इसका मान प्राप्त हो जाएगा 81.25। तो जो इसका जो मध्य वाला तत्व है इसका मान है 80 और इसका जो मान प्राप्त हो रहा है हमें 81.25।
तो इसका मान समथिंग इसके पास में है, यानी कि आप बोल सकते हैं लगभग इसके जो ब्रोमीन है इसके आसपास है, इस कारण इसका जो एक्सपेरिमेंट है इस पर लागू होता है। यानी कि आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं जो इसका जो एक्सपेरिमेंट था ये तत्व को व्यवस्थित करने के लिए और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और ये बताया कि हाँ जो वास्तविक तौर पर जो आप ये मध्य वाला तत्व ले रहे हो यही उपस्थित रहेगा या इसकी जगह कोई दूसरा तत्व आएगा। आगे जब और तत्वों की खोजी तो उनका परमाणु भार कुछ ऐसे तत्व भी खोजे गए जिनका परमाणु भार इसके जो एक्सपेरिमेंट है इसे मैच नहीं खा रहा था, इस कारण इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया। आगे जो साइंटिस्ट था जो तत्वों को व्यवस्थित करने का काम किया वो था न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक रूल। हम अब देखते हैं न्यूलैंड ने किस प्रकार से तत्वों को जचाने का काम किया या व्यवस्थित करने का काम किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम, या आप लिख सकते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने देखा जो फर्स्ट तत्व है और जो 8वां नंबर का तत्व है इनके गुणों में सिमिलरिटी पाई जाती है। क्या कहा, क्या काम किया इन्होंने, तत्व को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के बाद इन्होंने देखा जो प्रथम तत्व है और जो 8वां नंबर का तत्व है इनके परमाणु भार में या इनको आप बोल सकते हैं इनके गुणों में समानता पाई जाती थी या इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती थी। यानी कि इन्होंने जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया जो प्रथम तत्व है और जो 8वां नंबर का तत्व है उनके गुणों में समानता पाई जाती। जैसे आप संगीत सुनते हो और संगीत में जो स्वर काम में आते हैं, संगीत में स्वर कौन कौन से काम में आते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। इन्होंने क्या कहा, आपका जो प्रथम स्वर है और जो 8वां नंबर का स्वर है इनमें अगर सिमिलरिटी है, जैसे हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो स्वर हैं इनका जो प्रथम स्वर है और जो 8वां नंबर का स्वर है इनमें समानता है। अगर समानता है तो इनको एक ग्रुप में रखेंगे, यानी कि जो 8वां नंबर का यहाँ पर जो स्वर है इसको यहाँ से उठाकर इसके नीचे रखेंगे। यानी कि इन्होंने यही तो कहा कि इनके गुणों में समानता है और समानता है तो इनको एक ग्रुप में रखेंगे। तो जो 8वां नंबर का स्वर है वो यहाँ आ जाएगा, इसका 8वां नंबर का स्वर होगा रे, इसका 8वां नंबर का स्वर होगा गा। इस नियम को इन्होंने तत्व को व्यवस्थित तरीके से जताने के लिए काम में लिया। कैसे जताया तत्वों को, जैसे हम जो इनका जो व्यवस्थित करने का तरीका था उसको हम देखते हैं। जैसे लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। यहाँ पर स्वर देख रहे हैं कि 8वां स्वर इसके नीचे आया है क्योंकि इनमें गुणों में समानता थी। अब यहाँ पर भी नियम वही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। जो पहला तत्व और जो 8वां नंबर का तत्व है इनके गुणों में समानता है। समानता किस प्रकार, जैसे संगीत के स्वरों में समानता है उसी प्रकार इनके गुणों में उसके समान या उनके लगभग समान इनके गुणों में समानता है। समानता होने के कारण इनका जो एलिमेंट है इसके नीचे आएगा। यानी कि आप यहाँ से सोडियम से उठाओगे यहाँ से और इसके नीचे रखेंगे,
इसी प्रकार इन्होंने और तत्वों को, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम आएगा, यहाँ पर एल्युमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, फास्फोरस आएगा, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। आप क्या कारण रहा कि इन्होंने इन तत्वों को ऐसे व्यवस्थित किया, यानी कि जो पहला तत्व और जो 8वां नंबर का तत्व, इनके गुण में समानता के कारण इसको एक जगह रखेंगे। इसका जो 8वां नंबर का तत्व है ये मैग्नीशियम होगा, इसका 8वां नंबर का तत्व एल्युमिनियम होगा। इसी प्रकार इसके सोडियम का 8वां नंबर का तत्व होगा पोटेशियम, और इसका मैग्नीशियम का 8वां नंबर का तत्व होगा कैल्शियम। इस प्रकार आप इन तत्वों को ऐसे जब सारणीबद्ध करेंगे तो आपको जो ऐसे लगेगा कि ये सारणी निर्माण हो रहा है, यानी कि यहां से सारणी का निर्माण बनना स्टार्ट हो गया था। इस प्रकार एक सारणी का रूप दिख रहा है, और यहीं से सारणी बनने का रूप स्टार्ट हो चुका था, यानी कि यहां से आप कह सकते हैं जो पीरियोडिक टेबल है उसकी शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि तत्वों को व्यवस्थित करने का तरीका आ चुका था। लेकिन कुछ कमियां थी। आगे जाकर जब नोबेल गैसेज खोजी गई या उत्कट गैसों की खोज हुई तो इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, यानी कि इन्होंने 8वां नंबर का तत्व क्या कहा, ये सोडियम, यानी कि ये फर्स्ट है तो ये 8वां नंबर का तत्व है, और ये इसका 8वां नंबर का तत्व है। लेकिन जैसे ही नोबेल गैसों की खोज होती है तो 8वां नंबर का तत्व ये नोबेल गैसेज आएंगी या उत्कृष्ट गैस याद रहेंगे। तो इसका जो नेम था कि 8वां नंबर का तत्व और पहले नंबर का तत्व में समानता है, इस कारण इस तत्व को उसके साथ रखेंगे। लेकिन जैसे ही 8वां नंबर का तत्व अब आ गया नोबेल गैसेज, अब नोबेल गैसेज को यहाँ क्यों रखा, अगर हम वैसे भी इसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, अगर इनको बीच में रखते हैं तो भी इसका जो 8वां नंबर का तत्व है वो सोडियम नहीं रहेगा, इस कारण इसको लास्ट में रखेंगे तो भी इसका नेम फेल हो जाता है। और यहाँ पर इसका जो 8 का नेम था वो फेल हो जाता है। उसका कारण था कि यहाँ पर आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे, इस कारण इसका जो 8 का नेम था यहाँ पर 18 हो जाता है, इस कारण इसका जो नेम है जो फेल हो जाता है। इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो है लोथरमेन, जिन्होंने तत्वों को जताने का काम किया व्यवस्थित तरीके से, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आगे है लोथरमेन का कर्व, यानी कि जो 4th नंबर का साइंटिस्ट है वो है लोथरमेयर। वॉकर, या आप बोल सकते हैं लोथरमेयर कर्व। इसका नेम क्या था, इन्होंने परमाणु आयतन, यानी कि परमाणु आयतन और परमाणु भार, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बना के देखते हैं इसका क्या था नेम, यानी यहां पर आपको मिलेगा परमाणु आयतन, इस परमाणु आयतन को बोलते हैं हम एटॉमिक वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया, यहां पर आपका होगा एटॉमिक मास, या यहां पर आप एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक वेट भी ले सकते हैं, यहां पर एटॉमिक वेट भी ले सकते हैं। तो इन्होंने जब ग्राफ खींचा था, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार था, इस प्रकार से आता है। और इन्होंने एक बात और बताई, जिनका समान गुण होंगे उनको आपको एक जगह रखना है, और जिनके अलग गुण हैं उनको दूसरी जगह रखना है। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने समान गुण वाले, जैसे इन्होंने देखा कि जो प्रबल धनी तत्व है, प्रबल विद्युत धनी तत्व है,
उनको एक जगह रखा, यानी कि जो इसकी जो आप शीर्ष भाग देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों को रखा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और यहाँ पर सीजियम आ जाएगा। क्या कहा उन्होंने, जो प्रबल विद्युत ऋणी तत्व हैं इनको इन्होंने जो ग्राफ खींचा इसके शीर्ष भाग पर रखा, और इससे जो कम विद्युत ऋणी तत्व थे उनको आपको जो अवरोही क्रम है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि इसका जो शीर्ष भाग है और जो तल वाला भाग है इसके बीच में रखा, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, यानी कि जो कम विद्युत धनी तत्व हैं उनको आपको अवरोही क्रम में रखना है। अवरोही क्रम का मतलब हो गया आपको ज्यादा से कम की ओर, यानी कि ये इसका ज्यादा शीर्ष वाला भाग हाई पीक है इसकी, और इसका जो अवरोही क्रम का मतलब है इसका जो आपको ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इससे जो नीचे जा रहा है उसको वहां पर बीच में रखना है। तो यहां पर आ जाएगा आपके लिए बेरिलियम, यहां पर आ जाएगा मैग्नीशियम, और इसका जो ऊपर वाला भाग आ जाएगा यहां पर आ जाएगा आपका कैल्शियम, और इसके नीचे वाला भाग पर आ जाएगा यहाँ पर स्ट्रांसियम, और लास्ट में बेरियम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बात, दो बात बताई, प्रबल विद्युत ऋणों को आपको शीर्ष वाले भाग पर रखना है, यानी कि एक स्थान होगा, एक स्थान का मतलब हो गया कि आपका जो ग्राफ है इसका जो शीर्ष वाला भाग है वहां पर रखो, और जो कम विद्युत ऋणी है तो आपका जो अवरोही क्रम है, यानी कि ऊपर से नीचे उतरेंगे तो इसका जो अवरोही क्रम है वहां पर रखेंगे। और तीसरी बात बताई इन्होंने, जो प्रबल विद्युत ऋणी तत्व हैं इनको इन्होंने कहाँ रखा वो देखते हैं, यानी कि जो प्रबल विद्युत ऋणी तत्व थे इन्होंने इनको रखा आरोही क्रम। क्या लिखा इसने, आरोही क्रम का मतलब है कि आपको जो लोवेस्ट पार्ट है और जो हाई पार्ट है, यानी कि जो पीक पॉइंट है वहां से चलेंगे, यानी कि यहां से चलेंगे इसके समतल से शीर्ष की ओर चलेंगे तो इनके जो तत्व है वो रखे जाएंगे। प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के मतलब हो गया आपको जो हैलोजन फैमिली है वो तत्व होंगे। जैसे यहां पर रखा जाएगा आपका फ्लोरीन, यहां पर रखा जाएगा आपका क्लोरीन, यहां पर रखा जाएगा ब्रोमीन, यहां पर आपका होगा ब्रोमीन, और यहां पर हो जाएगा आयोडीन। क्या बताया इन्होंने, हैलोजन फैमिली या आप प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों को आरोही क्रम में रखेंगे। और एक जो लास्ट पॉइंट है, जो उपधातु हैं या आप बोल सकते हैं जो संक्रमण तत्व हैं, उपधातु का मतलब हो गया आपके जो मेटेलोइड्स हैं उनको, और संक्रमण तत्व का हो गया आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको इन्होंने रखा, जो इसका जो लोवेस्ट पार्ट है जो समतल है, समतल वाला भाग है ये, यहां पर इन्होंने उपधातु या संक्रमण तत्व को रखा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो संक्रमण तत्व हैं, जो उपधातु हैं, इनको आपको नीचे रखना है, और जो प्रबल विद्युत ऋणी है आपको इसको हाई पीक पर या शीर्ष पर रखना है। तो इस ग्राफ से क्या समझ में आती है, इससे चार बातें समझ में आती हैं। एक है जो प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, प्रबल विद्युत ऋणी, प्रबल विद्युत धनी तत्व है, या आप इसको बोल सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, या आप इसको बोल सकते हैं जो क्षारीय धातु है,
वो इनको कहां पर रखेंगे, इसको शीर्ष पर। और ये धातु कौन से होते हैं, ये होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और दूसरा जो था वो था कम विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत धनी तत्व। इन्हीं को बोल सकते हैं आप लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, या आप इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये होते हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। और जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रबल विद्युत ऋणी तत्व, या आप इनको बोल सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये तत्व कौन से होंगे, ये होंगे हेलोजन फैमिली। और वो है आपके सामने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो लास्ट है चौथा पॉइंट है वो है उपधातु या संक्रमण तत्व। इनको आपको तल में रखना है। उपधातु हो गए आपके जैसे बोरोन है, आर्सेनिक है और जर्मेनियम। तो इस नियम से आपको कम विद्युत ऋणी तत्व रखने हैं आपको अवरोही क्रम में। और जो ये शीर्ष पर हो गया, ये कम विद्युत ऋणी तत्व हो गया, और ये जो आपके रहेंगे नेगेटिव वाले वो रहेंगे आरोही क्रम में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।